प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक गतिशील एवं जीवित संविधान है जिसमें समय की आवश्यकता के अनुसार निरंतर परिवर्तन भी हुए हैं और इस संविधान के अनेक विशिष्ट पहलू हैं। इन विशिष्ट पहलुओं का ही हम अध्ययन इस समय कर रहे हैं। इन विशिष्ट पहलुओं में अभी तक हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में निहित शक्तियों के सिद्धांत का अध्ययन किया है और इस व्याख्यान में हम आज शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पक्ष का अध्ययन करना है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। डॉक्टर फाइनर का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ज्ञानपूर्वक व प्रयत्नपूर्वक शक्ति पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध के रूप में बनाया गया है और वर्तमान विश्व में इस सिद्धांत पर चलने वाला यह अति महत्वपूर्ण नीति प्रलेख है। ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि संविधान के निर्माताओं ने इस सिद्धांत को संविधान का आधार क्यों बनाया। वस्तुतः वे व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे और केंद्रीय शासन को कमजोर रखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि मोंटेस्क्यू का शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत उनके लिए उपयोगी है। संविधान निर्माण में प्रमुख भाग लेने वाले विद्वान मैडिसन का कथन है कि हम लगातार मोंटेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वे मोंटेस्क्यू की तरह स्वीकार करते थे कि जब शासन के तीनों अंगों की शक्तियां एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं तो अत्याचार उत्पन्न होता है। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि शासन के तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। अमेरिका के वर्तमान संविधान से पहले स्थापित सभी संविधानों में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। हालांकि परिसंघ विधान में उसका जिक्र नहीं किया गया था। 1787 के संघीय संविधान में इस सिद्धांत को स्थान मिलना अनिवार्य था क्योंकि यह सिद्धांत ही उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। अतः नए संविधान में इसका प्रयोग हुआ। यद्यपि संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु जो व्यवस्था की गई है वह इस सिद्धांत पर खड़ी है। संविधान में लिखित रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कथन एवं संविधान की कुछ व्यवस्थाओं से स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संविधान का आधारभूत सिद्धांत है। ये प्रमुख पक्ष क्या क्या हैं? ये 4 पक्ष हैं जिनके बारे में यहाँ हम थोड़े से विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पक्ष है कि संविधान के अनुसार शासन की विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक शक्तियां अलग अलग 3 विभागों में केंद्रित की गई हैं। संविधान की पहली 3 धाराओं में बताया गया है कि केंद्र की विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक शक्तियां क्रमशः कांग्रेस, राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय में निहित। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि कांग्रेस का निर्वाचन साधारण जनता द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उनके निर्वाचन भी एक दूसरे से अलग है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती है और व्यवस्थापिका भी अविश्वास प्रस्ताव या साधारण बहुमत द्वारा कार्यपालिका को समय से पहले पद से नहीं हटा सकती है। और चौथा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो ये अमेरिका के संविधान का प्रमुख लक्षण, विशिष्ट लक्षण शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। अब इसी के संदर्भ में इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी हम बात करते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है गतिरोध एवं संतुलन का सिद्धांत।
जेफरसन का कथन है कि निर्वाचित निरंकुश तंत्र वह व्यवस्था नहीं है जिसके लिए हमने संघर्ष किया, अपितु हमने एक ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष किया जिसमें शासन की शक्तियां इस प्रकार से विभाजित और संतुलित हों कि शासन का एक विभाग अन्य दूसरे विभागों से प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित एवं प्रतिबंधित हुए बगैर अपनी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन न कर सके। जेफरसन के कथन से स्पष्ट है कि संविधान के निर्माता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ ही गतिरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी अपनाना चाहते थे और व्यवहार में इन्होंने ऐसा ही किया। ऑग व रे का कथन है कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण एवं संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। वस्तुतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ गतिरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया जाना जरूरी था, क्योंकि द्वितीय सिद्धांत प्रथम सिद्धांत का अनुपूरक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत द्वारा शासन की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे से अलग अलग की जाती हैं और गतिरोध एवं संतुलन का सिद्धांत उनके बीच उचित एवं लाभपूर्ण संबंध स्थापित करता है। गतिरोध एवं संतुलन के सिद्धांत का संवैधानिक एवं व्यवहारिक महत्व यह है कि जब शासन का कोई अंग स्वेच्छाचारी बनने की कोशिश करता है, वह सिद्धांत उसके मार्ग में गतिरोध उत्पन्न कर देता है और शासन के उस अंग को मजबूर कर देता है कि वह अपनी संवैधानिक सीमाओं में वापस आ जाए और इस तरह शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है। अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख उदाहरण है। कुछ प्रमुख उदाहरणों में से सबसे पहला उदाहरण ये कि कांग्रेस द्वारा स्वीकार किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति निषेधाधिकार द्वारा रद्द कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उदाहरण यह है कि यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो कांग्रेस उसे नियंत्रित करने में समर्थ है और उसके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। व्यवहार में कांग्रेस ने अपनी उपरोक्त शक्ति का प्रयोग भी किया है। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि संघीय न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर विधायी क्षेत्र में कांग्रेस व राष्ट्रपति की निरंकुशता को स्थापित नहीं होने देती। न्यायपालिका को अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा निर्मित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर दे जो उनकी नज़र में असंवैधानिक है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग उन नियमों एवं उपनियमों के विरुद्ध भी करती है जो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि कांग्रेस व राष्ट्रपति न्यायपालिका को भी निरंकुश नहीं बनने देते हैं। व्यवस्थापिका सदाचारहीन न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा कर दे या उसका दंड कम कर दे या कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। ये गतिरोध एवं संतुलन के सिद्धांत की कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है और आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सिद्धांत एक निषेधात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत शासन के अंगों के बीच एकता स्थापित करने के स्थान पर असहयोग उत्पन्न करता है, जिससे राष्ट्रीय विकास एवं सम्मान के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है। किंतु अगर इस सिद्धांत का मूल्यांकन किया जाए तो इस सिद्धांत से हानि के स्थान पर लाभ अधिक प्राप्त हुए हैं। इसने सरकार के सभी अंगों को अत्याचारी बनने से रोका है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में मदद दी है। संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य से इस सिद्धांत को अपनाया था।